बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आपको जिस मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं, इसे तारीखी लिहाज से बहुत अहमियत हासिल है। ये मुल्क 4500 कबल मसीह से वाक़या है। इस मुल्क का नाम उर्दन है। 7000 कबल मसीह में इस मुल्क पर सिर्फ चंद इंसानों ने एक बस्ती कायम की, जो आज एक मुल्क बनकर वजूद में आई, जिसका नाम उर्दन है। उर्दन का कुल रकबा 89,342 मुरब्बा किलोमीटर है और ये पूरी दुनिया में 110वें नंबर पर आता है। ये एशियाई ममालिक में 32वें नंबर पर आता है, जबकि उर्दन की कुल आबादी 1,02,98,300 अफराद पर मुश्तमिल है। इसमें 3,04,000 फलस्तीनियों को शामिल नहीं किया गया। ये वही फलस्तीनी हैं जो फलस्तीन से हिजरत करके उर्दन मकीम होने के लिए आए थे। जब उर्दन काबज ममालिक से आज़ाद हुआ तो उर्दन और इसराइल के दरमियान कशीदगी पैदा हुई और हल्की फुल्की जंगें भी हुई, लेकिन बाद में मामलात नरम हो गए। लाखों की तादाद में फलस्तीनी हिजरत करके उर्दन मकीम हो गए और उर्दन ने इन अफराद को अपनी शहरियत भी दी, लेकिन अब ये शहरियत इनसे वापस ले ली गई है। उर्दन में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे नहीं करने दिए जाते और ना ही कोई अखबार और टेलीविजन इस पर किसी खबर को शाया कर सकता है। इसराइल करीबी ममालिक को फंडिंग भी जारी करता है ताकि हमसाया ममालिक इसके दोस्त बन जाएं। आबादी के लिहाज से ये मुल्क पूरी दुनिया में 87वें नंबर पर आता है। ईमान शहर मुल्क उर्दन का सबसे बड़ा शहर है और इस मुल्क का दारुल हुकूमत होने का भी इसे एजाज हासिल है। ये शहर 1600 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। इस शहर की आबादी 4,07,000 लोगों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, अगर बात की जाए इस्लामी तारीख की, तो उर्दन में माउंट नेबो को खास मकाम हासिल है, क्योंकि ये वही जगह है जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वफात पाई और ये वही सरजमीन है जहां हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाइश में डाला गया। इस मुल्क में एक दरख्त आज भी मौजूद है जहां मुल्क शाम के सफर पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके नीचे आराम फरमाया करते थे। उर्दन एक मगरबी एशियाई मुल्क है जिसका मुकम्मल नाम हाशमी ममलकत उर्दन है। इसका दूसरा नाम जॉर्डन भी है, जो एक अरब ममालिक है। उर्दन दरियाए उर्दन के मशरक में वाक़या होने की वजह से इसका नाम उर्दन रखा गया। यहाँ इस बात पर भी गौर करें कि एक लफ्ज़ उम्मान है और एक लफ्ज़ ईमान, यानी उम्मान सऊदी अरब और दुबई के दरमियान एक मुल्क है, जबकि ईमान उर्दन का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। उर्दन तारीखी लिहाज से बहुत ही कदीम मुल्क है। उर्दन के एक पुरअसरार और तारीखी शहर में 4400 साल कबल मसीह की बाकियात मिलती हैं। इस शहर में एक ऐसी 4400 साल कबल मसीह की इंसानी तहजीब के आसार मिलते हैं जो अपनी जिंदगी को इस जदीद दौर के मुताबिक गुजारते थे जिसमें हम रहते हैं, जिसे तारीख में अल-बन्नात भी कहा जाता है। इसमें रहने वाले अफराद को नबातीन कहा जाता है। इन अफराद का तल्लुक अरब कबाइल से है। ये लोग मेहनत में इतने सख्त और हुनर में इतने माहिर थे कि इन्होंने पहाड़ों को तराश कर घर बनाए, जो आज भी असल हालत में मौजूद हैं। इंसानी अकल इस वक्त दंग हुई जब पानी जखीरा करने के लिए और बैठने के लिए बनी बैठक देखी गई। कदीम जमाने में इन पत्थरों के घरों को पीटर कहा जाता था और आज भी इन्हें पीटर के नाम से ही पुकारा जाता है और जाना जाता है। सिर्फ नबातीन कबाइल ही नहीं, बल्कि अरब के बेशुमार कबाइल यहाँ पर आबाद थे और इस तहजीब से वाबस्ता थे। ज़माना कदीम में मिस्री फ़िरौनों की जानब से इस शहर पर कब्जे कर लिए गए और इस शहर पर फ़िरौनों की हुकूमत कायम हो गई। मिस्र और रोम के दरमियान तजारत भी इसी शहर से हुआ करती थी। 1934 ईस्वी में यहाँ अशूरी हुकूमत कायम हुई। 626 कबल मसीह में यहाँ बाबली सल्तनत का राज था, जिसका बादशाह बख्त नसर था, जिसने यहूदियों को अपने पैरों की मट्टी चटवाई और इनकी जड़ें तबाह बर्बाद कर दी। बख्त नसर के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी और इसके बाद हिटलर ने इन यहूदियों को तारीख में अच्छी तरह जलीलो ख्वार किया। इनका ऐसा हशर किया कि इनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। यहाँ पर सिकंदर आजम की हुकूमत कायम हुई, जिसने यूनानियों की हुकूमत कायम की। सिकंदर आजम की वफात के बाद इसकी सल्तनत इसके बेटों ने संभाल ली और इन पर रूमी सल्तनत गालिब आ गई और रूमियों ने मिस्र, शाम और दूसरे बहुत से ममालिक को इस सल्तनत का हिस्सा बना लिया।
اس کے بعد ساسانیوں نے رومی سلطنت کا خاتمہ کر دیا اور 634 عیسوی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں اسلامی لشکر نے شام کی عظیم الشان فتح پر جشن منایا۔ اس عظیم الشان ہونے والی فتح میں شام، فلسطین، اردن اور لبنان کے بہت سارے علاقے موجود تھے۔ اسلامی حکومت نے 4 سال بعد اس خطے کو بلاد الشام کا نام دیا۔ اسے ایک اسلامی صوبے کے طور پر سامنے لایا گیا۔ خلافت راشدہ کے بعد عمری خلافت، عباسی خلافت، فاطمی خلافت اور عمدانی خلافت، اور پھر منگولوں کی سلطنت، اس کے بعد صلیبی جنگیں اور بعد میں صلاح الدین ایوبی کی فتح کے بعد ایوبی سلطنت کا سکہ چلنے لگا، اور بعد میں عثمانی حکومت جو کہ کئی صدیوں تک جاری رہی۔ اس کے بعد برطانوی اور فرانسیسی قابض ہو گئے۔ اپریل 1921 میں یہاں امارت شرق الاردن کے نام سے برطانوی حمایت یافتہ ریاست یہاں قائم ہوئی۔ 25 مئی 1940 کو امارت ایک آزاد ریاست بن گئی اور 1951 میں اردن کو سرکاری طور پر ایک ہاشمی مملکت اردن کا نام دیا گیا۔ 8 جنوری 1952 کو اردن کا آئین منظور ہوا اور بادشاہت قائم ہوئی۔ ملکی عدالتوں کو آزاد اور ججوں کو صرف آئین کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دیا۔ برطانیہ سے آزادی کے بعد شاہ عبداللہ اول ملک کے بادشاہ مقرر ہوئے اور اب شاہ عبداللہ کے دوسرے بیٹے کی حکومت ہے۔ اردن دنیا کی چوتھی سب سے مضبوط کرنسی اردن دینار ہے۔ اردن کرنسی اتنی مضبوط ہونے کے باوجود اس ملک میں غربت کی شرح 16% اور بے روزگاری کی شرح 35% ہے۔ اردن کی آمدنی 40% زراعت سے منسلک ہے، 30% انڈسٹری سے اور باقی 30% سرکاری اور غیر سرکاری اداروں سے پورا کیا جاتا ہے۔ اردن ایک عرب ممالک ہے اور اس میں ہر طرف صحرا موجود ہیں، تو خیال میں آتا ہے کہ یہاں پر تیل اور گیس وافر مقدار میں ہوگی، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اردن کو گیس اور تیل کی کمی پورا کرنے کے لیے دوسرے ممالک سے تیل درآمد کرنا پڑتا ہے۔ تیل اور گیس کو ہمسایہ ممالک سعودی عرب سے درآمد کیا جاتا ہے۔ اردن میں لاکھوں لوگ سیاحت کی غرض سے اس ملک میں آتے تھے۔ جب اردن نے امریکہ سے خفیہ معاہدے کیے تو بہت سارے عرب ممالک سے عربی باشندوں نے اس سے دوری اختیار کر لی۔ اس وقت سیر و تفریح کرنے والے افراد میں 80% تک کمی ہو گئی، لیکن اس کے بعد اردن نے بھی ان مسائل پر بہت غور کیا۔ اردن کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پانی کی شدید کمی واقع ہے۔ اردن میں لکڑی اور جنگلات کی پیداوار بہت کم ہے، البتہ اردن میں قدرتی خزانوں میں یورینیم کی مقدار زیادہ پائی جاتی ہے۔ نمک، پوٹاشیم اور دیگر معدنیات اس ملک کے سینے میں وافر مقدار میں موجود ہیں۔ یہ ملک فاسفیٹ کے حوالے سے پوری دنیا میں پہلے نمبر پر آتا ہے۔ اگر اس وقت تمام اسلامی ممالک ایک جان ہو جائیں تو ان یہودیوں میں ظلم و ستم کرنے کی جرت پیدا نہ ہو، لیکن آج جتنے بھی عرب ممالک ہیں وہ اپنی بادشاہت کے مزے لے رہے ہیں اور فلسطین جیسے ملک کے مظلوم بچے انہیں پکار رہے ہیں، لیکن انہیں تو اپنی عیاشی کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی۔